start a new topic. Labor turnover and absenteeism. You know what is labor turnover? Labor turnover का मतलब जानते हो? छोड़ के जाना. Yes. See, labor turnover means the number of people who are leaving an organization for in a particular period of time is known as labor turnover. Okay? जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं in a particular period of time, in a particular period of time, उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर. उधर बैठ जाओ ना, कोई बात नहीं है, सब खाली ही तो है. जब भी लेबर टर्नओवर डिफाइन किया जाता है तो हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ डिफाइन किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का कारण हो सकता है कि टाइम स्पेसिफिक. जल्दी सेटल हो और क्लास में बात नहीं करो. हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का कारण कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो जो उसी टाइम पे हो रहा हो. इसीलिए जब भी आप लेबर टर्नओवर डिफाइन करेंगे, यू विल ऑलवेज डिफाइन इट विद रेफरेंस टू द टाइम. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी जो वर्क फ्रॉम होम हुआ 2-3 साल, वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था पिछले 2-3 सालों में, ठीक है. इसके बाद आपको पता है कि जब ऑफिस कॉल करने लग गई वापस, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज रिफ्यूज करने लगे आने के लिए. करने लगे ना. बहुत सारे एम्प्लॉइज विलिंग नहीं थे कि वापस वो काम पे जाएंगे. यहाँ तक कि बहुत सारे एम्प्लॉइज इस बात तक के लिए विलिंग नहीं थे कि हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, यानी इतना दिन ऑफिस और इतना दिन घर पे. सो इट इज वेरी स्ट्रेंज टू इमेजिन कि कंडीशन ये थी कि बहुत लोगों ने छोड़ देना ज्यादा पसंद किया रादर देन कि वो ऑफिस जाते. दूसरा कारण, जब कोविड हुआ था, कोविड का जब टाइम था, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, डॉक्टर्स का केस ले लो. डॉक्टर की छोड़ देने की टेंडेंसी बढ़ गई थी. बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के भी डॉक्टर एब्सकॉन्डेड थे. एब्सकॉन्डेड मतलब, एब्सकॉन्ड करना मतलब छोड़ देना अलग बात होती है. एब्सकॉन्ड मतलब छुप के भाग जाना, मतलब अनअनाउंस्ड, बताया नहीं है उन्होंने कि वो जा रहे हैं, बस वो आए ही नहीं ड्यूटी पे. क्या लग रहा था उनको, जान बचेगी तो फिर हम अगला कहीं ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का भी अपना फैमिली का बच्चा है, सब कुछ है. और जो कोविड की हालत थी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव. सो व्हेनेवर यू डिफाइन, अब तुम उस टाइम के लेबर टर्नओवर को अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे और पिछले 5 साल में कंसिडर करोगे, तो दोनों में तुमको पिछले साल का ज्यादा मिलेगा ना. लेकिन पिछले साल किसी कारण से ज्यादा मिल रहा है. That is why it is always advisable, it is always that labor turnover is defined with reference to the specified time. ठीक है. अब देखो, लेबर टर्नओवर इंडस्ट्री के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है आज के डेट में. एलपीजी के एरा के बाद, एलपीजी के पहले क्या था कि वी वर शट इकोनॉमी. ठीक है, हम एक शट इकोनॉमी थे. हम बाहर से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे. बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज ना हमारे यहाँ काम करती थी, ना हम जाते थे काम करने के लिए. ठीक है. तो क्या होता था कि ऑप्शंस हमारे पास कम थे. अगर तुम 1970-1960 की मूवीज उठा करके देखोगे, 80 तक भी, अगर फैक्ट्री की कोई कहानी होगी ना, तो उसमें तुम जनरली देखोगे कि एक मुनीम जी होते हैं जो पूरा जिंदगी एक ही फैक्ट्री में काम किए, और लास्ट में जब वो जाने लगते हैं छोड़ के, रिटायरमेंट एज होता है, तो जो मालिक होता है वो कहता है कि मुनीम जी आपने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, इसके लिए हम खुश होकर आपको कुछ दे रहे हैं या जो. देखियो, याद है ये चीज. सो वन मुनीम remained मुनीम in only one organization, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा स्कोप नहीं था. आज के डेट में हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. 2 साल क्या, उससे भी कम में तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो. और एलपीजी के बाद क्या हुआ, एमएनसीज आने लगी. एमएनसीज के पास भरपूर पैसा, भरपूर टेक्नोलॉजी.
एमएनसी, किसी बड़ी एमएनसी के पास यकीन करो कि इतना पैसा होता है कि किसी छोटी कंट्री के जीडीपी के बराबर पैसा होता है उसके पास। हाँ, पाकिस्तान है और भी कंट्रीज है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज अ मॉडर्न they have infrastructure like छोटी कंपनीज, छोटी, हाँ, गरीब कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस, they have a lot, they have lots and lots of money। जब आप कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है का मतलब है कि उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी पैसा है, राइट? तो एमएनसीज मॉडर्न है, हमारे पास ऑप्शंस है। आज के डेट में आप एमएनसीज में आईटी इंफोसिस में, टीसीएस में, एलजी में, इधर उधर जितना काम करे सब एमएनसी है। कोका कोला एमएनसी है। ओके, सी यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन लर्न। आईटी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। यू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यू लर्न न्यू स्किल्स, in 2 or 3 years you enhance your skill, आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है उस स्किल के कारण, और आप तुरंत छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अभी कुछ दिन पहले टीसीएस एक क्लॉज लेके आई थी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। उसमें टीसीएस को एक बहुत ही वियर्ड सा क्लॉज लाना पड़ा। क्या क्लॉज था वो? टीसीएस का इस क्वार्टर का एट्रिशन रेट है 27.7%। सोचो, ह्यूज 27%। यानी हर 100 में से 27.7 को अगर राउंड फिगर मान लो तो 28 कर दो, हर 100 में से 28 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, विच इज अ ह्यूज फिगर, राइट? इसका बहुत लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना लॉस, अब तुम सोचोगे कि छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनको छोड़ के लोग जाते हैं, तो टीसीएस एक जॉइंट कंपनी है, इंफोसिस एक जॉइंट कंपनी है, इसमें भी अट्रिशन रेट अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, so TCS came up with a very a clause which was not very much welcomed by neither the employees nor the labor union। उसका ये क्लॉज था, देखो होता क्या, मान लो तुम सीआरएम पे काम कर रहे हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस सॉफ्टवेयर पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है? जब तुम आईटी में काम कर रहे हो तो तुम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, है ना? मान लो एचएसबीसी बैंक टीसीएस का क्लाइंट है, मान लो, तो क्या है कि तुम सीआरएम पे काम कर रहे हो, तो उस बैंक में भी तो सीआरएम के एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, तभी ना तुम काम कर रहे हो। तो क्या करते थे लोग कि जो क्लाइंट होते थे उसी से साठ गांठ कर लिए। अगर क्लाइंट को लगा कि तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो तो वही ऑफर कर देता था कि भाई तुम ज्यादा पैकेज पे हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हम प्रमोशन दे देंगे, हम बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगे, और ये लोग क्लाइंट के साथ मोस्टली चले जाते थे। तो टीसीएस एक क्लॉज लेकर के आई कि इफ यू वांट टू लीव you have to sign a contract where you cannot work with the client you have been working in TCS for the last 1 year। पिछले 1 साल में आप हमारे यहाँ जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे उनके साथ आप अगले 1 साल काम नहीं कर सकते, और अगले 6 महीने तक हमारी कॉम्पिटिटिव जितनी कॉम्पिटिटर कंपनीज है उसके साथ नहीं कर सकते। उसमें टेक महिंद्रा थी, इंफोसिस थी, सीटीएस थी और दो कंपनी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा अधिकारों का हनन जैसा लगने लगा लोगों को, काफी विरोध हुआ है, तब शायद वो क्लॉज विड्रॉ किया गया है। लेकिन तुम सोचो कि ये कंपनी की भी मजबूरी है कि एट्रिशन रेट इतना होने से कंपनी को बहुत नुकसान होता है। ओके, मैंगलोर की एक टेक कंपनी है जो कि स्टार्टअप जैसी थी, कुछ सालों पहले खुली है। अब स्टार्टअप जैसी है तो बहुत पैसा तो नहीं होगा, ठीक है, एवरेज पैसा होगा। अब वो तो इतना पैसा भी नहीं ऑफर कर सकती, तो भाई कुछ बेनिफिट प्लान लेके आइए जिससे एम्प्लॉइज आपके यहाँ रुके। वो ये प्लान लेके आई कि हमारे यहाँ जो लड़के लड़कियां हैं उनको डेटिंग फैसिलिटी दी जाएगी कंपनी के अंदर, ठीक है, और उस डेटिंग को अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू कन्वर्ट दैट डेटिंग इनटू मैरिज, so we will enhance the salary of both husband and wife। नाइस, ठीक है, अच्छा लगा सुन के? अब इसका तुम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लो डेटिंग के अलावा।
क्यों किया होगा ये कंपनी ने, बताओ? वहीं पे रह सके। देखो आफ्टर मैरिज जैसे जब बैचलर होते हैं लोग तो वो उठ के अंडमान चले जाएंगे नौकरी करने, कश्मीर चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। when you are married you have to take into account the other responsibilities of your home also, and ये हमारे यहाँ मैरिज एज अ सिस्टम साथ रहने का होता है मोस्टली। वैसे तुमको भी नहीं अच्छा लगेगा कि तुम्हारा हस्बैंड हैदराबाद में है, तुम पटना में हो, तुम्हारी वाइफ दिल्ली में काम करती है, तुम अंडमान में काम करते हो, तुम कोशिश करोगे कि साथ रहने के लिए। और जो आईटी में है उनके लिए, जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी में है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ देम कि आप उसी कंपनी में रह जाइए, सैलरी उसकी भी बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, यानी पैसे से भी अच्छा, सेटलमेंट भी, सोशल सेटलमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनी को लाना पड़ा क्योंकि अट्रिशन रेट से इतना ज्यादा, लेबर टर्नओवर से इतना ज्यादा कंपनीज परेशान हैं। अंडरस्टूड? अब देखो क्या लेबर टर्नओवर को रोका जा सकता है? कैन यू स्टॉप लेबर टर्नओवर? टू एन एक्सटेंट यस, but not completely. When you discuss the reasons of labor turnover, you have two different reasons. One is avoidable reason and the other one is unavoidable reason. Let's first talk about the unavoidable reasons. Unavoidable यानी वैसे reasons जो जिसमें तुमको नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। कैसे रीजंस होंगे जिसमें तुमको नहीं रोका जा सकता है? मान लो कि तुम बीबीए करके तुम्हारे दिमाग में ये है कि हम कुछ साल नौकरी करके देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना स्टार्टअप खोलेंगे, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में अगर बिजनेस है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस है, तो तुमको ज्यादा पैकेज पे ऑफर करेगा तो रुकोगे? नहीं रुकोगे। दैट इज बिकॉज यू हैव एन ऑलटुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। एक्सीडेंट अगर हो गया, कोई बात हो गई, तो तुम छोड़ोगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इलनेस हो गई उस तरीके की तो तुम छोड़ोगे। पर्सनल बेटरमेंट जहां तुमको दिख रहा है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको 25,000 मिल रहा है, अगले में तुमको 40,000 मिल रहा है, तुमको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 40 तक तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ाएगी, अगले में ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तुम किसी भी हालत में छोड़ के जाओगे। इसको कंपनी रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। प्रेगनेंसी, बहुत सारी विमेन एम्प्लॉयज को नौकरी छोड़ना पड़ता है वैसे कंडीशन में। फॉर सम प्रेगनेंसी इज स्मूथ बट फॉर सम इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उतनी छुट्टी मिलना या हेल्थ से कोप अप करना संभव नहीं होता है, वैसे केस में छोड़ दिया जाता है। मैरिज, लेबर टर्नओवर इज फाउंड टू बी मोर इन केसेस ऑफ विमेन दैन मेन ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज, ठीक है, क्योंकि एज एन इंस्टीट्यूशन विमेन सेटल एट द प्लेस ऑफ man, because generally तुमको भी पता है कि a man is supposed to be more settled, ठीक है। हालांकि ये चीज अब थोड़ी सी कम हो रही है सोसाइटी में, गर्ल्स आर आल्सो अनविलिंग टू शिफ्ट, बट मेजॉरिटी वही कंडीशन है। ये सारे जो पर्सनल रीजंस हैं, जनरली पर्सनल, तुम पटना में एडमिशन इसलिए लिए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली आसपास में पटना में थी, या पटना में होगे या बिहार में होगे, ठीक है। तुम अब चेन्नई से तो नहीं आते ना यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही अगर मान लो बीबीए के बाद तुमको पटना में नौकरी मिलती है, ठीक है, एंड इफ योर फैमिली मूव्स टू से दिल्ली, तुम्हारी अच्छी नौकरी भी रहेगी तो तुम छोड़ दोगे। तुम ये सोचोगे कि जहां मेरी फैमिली है वहीं पर न्यू जॉब ढूंढे। वहां पे कंपनी का पॉलिसी और कंपनी का सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है तुमको, वहां क्या है, तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, हाँ, तो तुम छोड़ दोगे। ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल रीजंस में आती है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, बट अवॉइडेबल रीजंस भी हैं, वैसे फैक्टर्स जिसको कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे, इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, दोस फैक्टर्स कैन बी लुक्ड इनटू एंड कैन बी सॉल्व्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखो लेबर टर्नओवर एक लिमिट तक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, कि लोग जुड़ते हैं और लोग छोड़ते हैं, इसको एकदम से तो स्टॉप नहीं किया जा सकता है। कहां तक? 5% तक माना जाता है कि लेबर टर्नओवर प्रॉब्लम नहीं है, यानी 100 में से 5 एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाते हैं तो इट इज लाइक ओके, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अलार्मिंग नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा छोड़ करके जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है।
जब बुखार होता है, बुखार का क्या मतलब हुआ? If the temperature of your body rises, you understand this कि there is something not normal with my body. ये नॉर्मल तो नहीं है कि 100 डिग्री तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर कॉज है कि सिम्टम है प्रॉब्लम का? ये बताओ, कितने लोग कहते हैं कॉज है? हाँ बताओ, कितने लोग क्वेश्चन ही नहीं सुनाएंगे क्या? अगर तुमको फीवर है, ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, का मतलब है कि देयर इज समथिंग नॉट नॉर्मल विद द बॉडी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम का कॉज है कि सिम्टम है? कॉज वाले हाथ उठाइए, ठीक है, सिम्टम वाले हाथ उठाइए। ओके, फीवर इज अ सिम्टम। व्हाई इज इट अ सिम्टम? कि प्रॉब्लम है, but that problem could be a normal viral fever, that could be because of TB, that could be because of typhoid, that could be because of malaria, कुछ भी हो सकता है, कोविड हो सकता है, ठीक है, ये एक सिम्टम है। उसी तरीके से लेबर टर्नओवर एक सिम्टम है। लेबर टर्नओवर ये दिखाता है कि कुछ तो है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक नहीं है। दैट इज वाई लोग इतना छोड़ के जा रहे हैं। उस चीज को अगर ऑर्गेनाइजेशन समझती है तो वो कई डायरेक्शंस में काम कर सकती है एंड इट कैन हेल्प इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रिड ऑफ लेबर टर्नओवर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे ऋषभ, क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम बाहर जा सकते हो, ठीक है, लगातार क्लास में बात कर रहे हो, इतनी बार मैं तुमको इग्नोर किए लेकिन तुम लोग को लगता है कि दिख ही नहीं रहा है। तो अवॉइडेबल रीजंस का मतलब होता है कि वैसे फैक्टर्स जिनको कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे फैक्टर्स की वजह से तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ोगे, बताओ तो जरा। वेरी गुड, लो सैलरी और वर्क प्रेशर, सेफ्टी, बोलो, self-esteem, not right now. But that could be a reason. And overtime, long working hours. ये बोल सकते हो, long working hours और poor management. Long working hours. No conflict resolution. Poor conflict resolution. Very good. No. Poor conflict resolution. ठीक है, और हाँ गुड, छुट्टी का भी इशू है। बैड मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है। बैड मैनेजमेंट में लीडरशिप भी आती है। अगर आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत संभव है कि तुम उसको बहुत दिन तक पसंद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का फीचर क्या होता है, फीडबैक में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता है ना। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, तुम क्या सोचते हो, कैसा लग रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हेवी सुपरविजन ऑन यू ऑल द टाइम, क्योंकि उनका ये बिलीफ होता है कि अगर हम डांट डपट नहीं करेंगे तो वो क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऑटोक्रेटिक अप्रोच होता है जिनको भी डिसिप्लिन करना होता है, लेकिन आई फर्मली बिलीव कि बहुत सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि अगर अच्छा लेक्चर मिले तो वो क्लास करते हैं। कुछ होते हैं जिनको क्लास से मतलब नहीं होता है, ठीक है, हर क्लास में। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पुअर मैनेजमेंट का मतलब में सब कुछ आ जाता है। बैड लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप है, मैनेजमेंट खराब है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। तुमको सोचोगे, तुम अगर हमको असाइनमेंट सबमिट करने आओ और हम बोलें कि पता नहीं है असाइनमेंट किसको सबमिट करना है, जाके सोनी मैम से पूछो। उसके बाद सोनी मैम बोलेंगे ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, अदनान सर से पूछो। फिर वो बोलेंगे 2 दिन बाद आना, तुम 2 दिन बाद गए तो वो बोलेंगे लास्ट डेट तो निकल गया, अब फाइन भरो। ये क्या था? दिस वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये अगर देखो, एज अ स्टूडेंट अगर तुमको इतना बुरा लग सकता है तो तुम सोचो कि एज एन एम्प्लॉई जब तुम काम करने लग जाते हो तो तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हो, देन यू काइंड ऑफ आर
इमोशनली इन्वेस्टेड इन योर जॉब ऑल्सो, क्योंकि तुम 9 घंटे कहीं काम करते हो तो वहां पे तुम इन्वेस्टेड होते हो इमोशनली। ओके, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि पैसा आता रहे तो कुछ भी कोई कुछ बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। वर्क प्लेस पे बहुत सारा फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से लोग नौकरी छोड़ देते हैं, और आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि हाई पेइंग जॉब्स पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो these were the avoidable and unavoidable reasons। अब फटाफट लिखिए जल्दी से। लेबर टर्नओवर किसको, और अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है तो क्या ये मैनेजमेंट नहीं समझ सकती है कि तुमको अगर सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक क्लास लगाया जाए तो तुमको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एंड द मैनेजमेंट डज नो दिस कि एज अ स्टूडेंट इतना लंबा क्लास ठीक नहीं है। वैसे ही एज अ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दे शुड नो कि तुमको बीच में ब्रेक चाहिए, एक वीकली ऑफ चाहिए, ठीक है, रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, एक हॉलीडे चाहिए होता है। पॉलिसी मिला जुला करके सब कुछ होती है। हाँ, यस, और इसीलिए छुट्टी का भी प्रोविजन होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये सब बेनिफिट्स होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसका पार्ट है सागर, डेफिनेटली वो उसमें ऐड करता है। ये क्यों पूछ रहा है, तुम बोलो क्या पूछ रहे हो। समर वेकेशन हर एक कॉलेज में हो गया, हम लोग के कॉलेज के पॉलिसी में। ओके, सो नाउ वी हैव अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल रीजंस। ये लेबर टर्नओवर का कारण हुआ। लेबर टर्नओवर का जल्दी से डेफिनेशन लिखो। Write down. Labor turnover is a universal problem. Labor turnover is a universal problem among the industrial workers. Among the industrial workers, it means movement, shifting. थोड़ा fast लिखना. It means movement, shifting, or migration of workers, from one industry to another. From one industry to another. Labor turnover rate is equal to number of separations in a year. Number of separations is equal to S. Is equal to labor turnover rate is equal to formula. Number of separations in a year. Number of separations in a year divided by average number of workers in a year. Average number of workers in a year. ठीक है, अब ये लिख लिया हो गया। अनअवॉइडेबल में डालो पर्सनल बेटरमेंट, एक्सीडेंट, इलनेस, मैरिज, प्रेगनेंसी, एक्सेट्रा। अब देखो, हम लोग जो इतना डिस्कस कर रहे हैं कि लेबर टर्नओवर इज अ प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होता है लेबर टर्नओवर से, क्या क्या कॉस्ट जाता है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन डज बिजनेस में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉस्ट एक टाइम, ठीक है। ये दोनों ही चीजों का नुकसान होता है जब लेबर टर्नओवर की हम बात करते हैं। क्या सोच के बता सकते हो कि विच आर ऑल द फैक्टर्स, क्या क्या नुकसान होता है लेबर टर्नओवर से। ठीक है, इसने बोला ट्रेनिंग, तुमने बोला रिक्रूटमेंट कॉस्ट, वेरी गुड। और
लिखते जाओ, तुम्हें लोग बताओ। एक रिक्रूटमेंट कॉस्ट बताया, और बताओ एग्जाम में डिटेल कर देना। ट्रेनिंग कॉस्ट और देखो क्या और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो ये बहुत फर्स्ट कॉस्ट है। whenever you are hired a lot of money is spent on you। एचआरपी करते समय भी तुम लोग, पढ़ाते समय भी तुम लोग को बताए थे कि एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कितना पैसा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है और उसमें तुमको जितना दिख रहा है उतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ही किया गया। उसके अलावा रिक्रूटमेंट वगैरह जब होता है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका 1 दिन 2 दिन का काम जाता है, टाइम जाता है। वो लोग इतने इंपॉर्टेंट लोग होते हैं कि उनके 15-15 20-20 मिनट की मीटिंग बहुत प्रेशियस होती है और वो रीजनल डायरेक्टर वगैरह के लेवल के लोग बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो सारा चीज जाता है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट देखो, एक तो रिक्रूटमेंट यानी सीटीसी कॉस्ट जो तुम जानते हो, एक होता है टीसीटीसी, टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। देखो तुम इस क्लास में बैठे हो तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम एसी यूज कर रहे हो। मान लो अगर तुम अपने आप को एम्प्लॉय और यहाँ को एम्प्लॉयर मानो तो हम अपना कॉस्ट बताते हैं। एसी का खर्च आ रहा है, जब तक बैठे हुए एसी चल रहा है, जब तक बैठोगे फैन चलेगा, जब तक बैठे हो तुमको एक फैकल्टी पढ़ा रहा है, इस फैकल्टी को भी जो पेमेंट है वो कॉलेज दे रही है, ये एक खर्च है। इसके अलावा क्या खर्च सोच सकते हो? तुम जब यहाँ बैठे हो, मेंटेनेंस, तुम जब यहाँ बैठे हो तो तुम आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हारे शूज से क्लासरूम गंदा हो रहा है, वो मेड जहाँ पर एक बार क्लीन करने से काम चल जाता है वो यहाँ पर 2 या 3 बार क्लीन करेगी। तुम खाओगे पियोगे कुछ गिर, विच इज अ नॉर्मल थिंग, ऑब्वियसली वो होगा। तो वो चीजें, बेंच डेस्क का भी वेयर एंड टेयर तुम उसमें जोड़ो, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि दुकान वाला जो कपड़ा दिखाता है, वो जो उतना निकलवा के लोग देखते हैं और उनको पागल करते हैं, क्या वो अपना कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं उसमें? वो कॉस्ट जुड़ा रहता है। यू डोंट इवन गेट अ टिश्यू पेपर फॉर फ्री। टिश्यू पेपर तक फ्री में नहीं आता है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे कॉस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, बट जो बिजनेस कर रहा है उसने जोड़ा है। वैसे ही टीसीटीसी यानी कि टोटल तुम ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो, वहां का जगह यूज कर रहे हो, पानी पियोगे, चाय पियोगे, शूज से गंदा करोगे, वहां का मेंटेनेंस जो है वो तुम्हारे लिए है, वो भी खर्च है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, उसके बाद सब उससे भी ज्यादा महंगा ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये पैसा खर्च होता है तुम्हारे स्किल को डेवलप करने के लिए। अब ट्रेनिंग में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का ट्रेनिंग पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। आपको पता है कि ऑन द जॉब में भी जब सुपरवाइजर करता है तो बहुत सारा अपना काम छोड़ करके काम करता है, टाइम दिया जाता है तुमको। और ऑफ द जॉब में तो भाई स्पेशलाइज ट्रेनर ही आते हैं, तो उनको तो बहुत मोटी रकम दी जाती है ट्रेन करने के लिए। आपको पता है जो वाइस प्रेसिडेंट एचआर वगैरह के आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, 2 दिन के सेशन का कम से कम 70-75 लाख रुपए लेते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। एक लड़का जिसको ऑन साइट पे भेजा जाता है उसके ऊपर 17 से 18 लाख रुपए का ट्रेनिंग खर्च होता है, समझे। एयरपोर्ट पे जो मशीन लगी होती है, सारी मशीन इंडिया में नहीं बनती हैं, या सब तक मशीन नहीं बनती हैं कि तुम यही सिखा दो। कुछ मशीन बाहर से आती हैं, यूरोप से आती हैं, हमारे एयरपोर्ट्स पे लगती है, और उसके लिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बाहर ट्रेन करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि इटली, रोम, ये सारी जगह। अब इंडियन ऑफिसर को अगर तुम भेज रहे हो बाहर तो तुम 70-75 हजार इंडियन करेंसी में वहां का सिर्फ एक सप्ताह का होटल का कॉस्ट होगा सिर्फ। उसके अलावा डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, डेली रहोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारा काम खर्च होना चाहिए, वो पैसा भी तुमको दिया जाता है 1 लाख रुपए से ऊपर। प्लस वहां पे तो जो खर्च हो रहा है सो हो ही रहा है, फ्लाइट का आने जाने सबका टिकट तुमको सरकार करवाती है, उतना ट्रेनिंग का कॉस्ट लगा और फिर तुम छोड़ दो, ठीक है। वो तो गया सब गया, इसके अलावा क्या जाएगा? जब तुम छोड़े
और दूसरा आएगा, उस पीरियड के बीच में लैग हुआ, उतनी प्रोडक्टिविटी रुकी। इसके अलावा फैक्टर, फिर से ट्रेनिंग देना होगा, टाइम जाएगा, और जो फ्रेशर होता है उसको अपॉइंट भले किया जाता है ज्यादा सैलरी पे, पर वो उस वक्त तो उस लायक नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। तुम्हारा जो परफॉर्मेंस का ग्राफ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो यहाँ से पड़ता है, परफॉर्मेंस और टाइम का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे जीरो पे भी नहीं शुरू होते हो, नेगेटिव पे शुरू होते हो। क्यों? सीख रहे होते हो काम, तुम कितना भी पढ़ लो, काम करने जाओगे तो लगेगा बीबीए कहाँ गया, ठीक है, काम सीखना होता है वहां जाकर के। तो वैसे में क्या होता है, ये जो टाइम का लैग गया, ये भी तो नुकसान हुआ। प्लस तुम अगर बाइक चलाते हो तो तुम चलाते चलाते एक्सपीरियंस हुए हो ना। तुम याद करो पहला दिन जब तुम बाइक सीख रहे थे, देयर वर मोर चांसेस ऑफ यू टू कॉज एक्सीडेंट, है ना, ज्यादा चांस था तब एक्सीडेंट करने का, और अब कम चांस है क्योंकि तुम चलाते चलाते एक्सपर्ट हो गए। सेम हैपेंस विद मशीन एंड अदर वर्क आल्सो। जब तुम यूज कर रहे हो कोई चीज, मान लो मशीन का ऑपरेटर है, जो नया है उसका ज्यादा चांस है कि वो एक्सीडेंट कॉज करेगा, और करता भी है, बशर्ते उसका जो कि 2-3 साल काम कर चुका है। एक और फैक्टर, तुम अगर खाना बनाने जाओगे अभी, तो तुम एक सब्जी जो बनाओगे और मम्मी जो बनाएंगी, तुम बहुत वेस्टेज करोगे, वेस्ट करोगे। या तो देखो, अंडर यूटिलाइजेशन भी वेस्टेज है और ओवर यूटिलाइजेशन भी वेस्टेज है। तेल कम दोगे तो मटेरियल खराब हो जाएगा, तेल ज्यादा दोगे तो तुम तेल बर्बाद किए, राइट। गैस कम करोगे तो टेस्ट गड़बड़, ज्यादा करोगे जल जाएगा, वेस्ट भी होगा अलग। सब में कॉस्ट इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। व्हाई? सो द स्क्रैप और वेस्टेज किसी नए एम्प्लॉय के साथ इसका चांस ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए लेबर टर्नओवर इज अ ह्यूज कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा फैक्टर्स होता है। एक और बात होती है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है इतना लेबर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, और तब भी लेबर टर्नओवर प्रॉब्लम क्यों? मन में आता होगा कभी। लेकिन आपको सरप्राइज होगा ये बात सोच करके, कि सुनकर, कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है। स्किल्ड लेबर माने तुरंत से तुम सैप कंसल्टेंट, तुरंत से तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुरंत से तुम डेटा इंटेलिजेंस, तुरंत से तुम कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सपर्ट, इन लोगों को ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जब ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है। अंडरस्टूड? लिखो जल्दी से, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर। इसके बाद किसका क्लास है? लास्ट है, 5 मिनट और रुक जाना, ठीक है, एक टॉपिक है वो खत्म कर देंगे। लिखो, पहला लिखो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कॉस्ट। नंबर 1, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, loss of production, in the time between separation of old employee, loss of production in the time between separation of old employee and joining of new employee, old employee and joining of new employee. Number 3, the chances of accidents are higher in new employees. Chances of accidents are higher in new employees. Number 4, chances of higher accident in new employees. Number 4, additional wages in the form of overtime.
तुम अगर पुरानी ही एम्प्लॉय से उसका कॉम्पेंसेट करा रहे हो तो उसको ओवर टाइम तो देना पड़ेगा, वो भी लॉस चला गया। एडिशनल वेजेस इन द फॉर्म ऑफ ओवर टाइम। नेक्स्ट, scrap or wastage is more in new employees. Scrap or wastage is more in new employees. Next, the pay of a learner, the pay of a learner exceeds his productivity. Exceeds his productivity. The pay of a learner जो नया होता है exceeds his productivity. Okay, we'll not be able to finish the absenteeism part. We'll do it in the next class. अच्छा, MWF में वाले क्लास में